क्या भारत फ्रांस के साथ मिलकर दुनिया का अगला 6th जनरेशन फाइटर बनाने वाला है? क्या इंडियन नेवी को एक साथ 1 लाख करोड़ के 16 नए वॉरशिप्स मिलने वाले हैं? और क्या टर्की अपना S-400 सिस्टम को पाकिस्तान को बेचने वाला है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के फ्यूचर कॉम्बैट एविएशन प्रोग्राम की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि अभी FCAS प्रोग्राम से जर्मनी बाहर होने के बाद फ्रांस अभी भारत को इसमें शामिल करने की कोशिश कर रहा है। इसको लेके फिलहाल कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया गया है, लेकिन इस पर अभी से ही काफ़ी सारा चर्चा चल रहा है। अभी भारत और फ्रांस के बीच अगर फ्यूचर में 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को शुरू किया जाता है तो उसका साइज और कैपेबिलिटी कैसी हो सकती है, अभी हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। भारत और फ्रांस ने अभी तक किसी भी जॉइंट 6th जनरेशन फाइटर के ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन को अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन एरोस्पेस एक्सपर्ट्स के एनालिसिस के हिसाब से इस एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट लगभग 30 से 35 टन क्लास का होने वाला है। इस वेट कैटेगरी के साथ ये एयरक्राफ्ट हैवी फाइटर क्लास में आने वाला है और ये एमका की मार्क 2 वर्जन के मुकाबले काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म बनने वाला है, जिसको अभी हम Su-30 एमका के रिप्लेसमेंट के तौर पर देख सकते हैं। इस फ्यूचर फाइटर एयरक्राफ्ट में AI असिस्टेड कॉम्बैट, वेरिएबल साइकिल इंजन, स्टेल्थ डिज़ाइन, नेक्स्ट जनरेशन सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी और मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम जैसे फीचर मौजूद होने वाली है। स्टेल्थ मेंटेन करने के लिए एयरक्राफ्ट को मिसाइल को और फ्यूल को इंटरनली कैरी करना पड़ेगा। इस वजह से इंटरनल वेपन बेस और फ्यूल कैपेसिटी को भी धीरे धीरे इंक्रीज किया जाएगा, जिससे एयरक्राफ्ट का ओवरऑल वेट भी नेचुरली इंक्रीज होने वाला है। इसके अलावा फ्यूचर में इस एयरक्राफ्ट में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी लेजर वेपन को भी इंटीग्रेट किया जाएगा और इसके लिए पावरफुल इलेक्ट्रिकल जनरेशन सिस्टम को भी इसमें ऐड किया जाएगा और एडवांस कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। अगर इसका नेवल वेरिएंट भी डेवलप किया जाता है तो इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी के फ्यूचर कैटोवर बेस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए भी इसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। कुल मिलाकर अगर इंडो फ्रेंच ओरिजिन 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को सच में बनाया जाता है या रियलिटी में इसको बनाया जाता है तो ये सिर्फ एक नया फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं होगा, बल्कि 2040 के बाद एरियल वॉरफेयर को डिफाइन करने वाला हाईली कनेक्टेड कॉम्बैट प्लेटफॉर्म बन सकता है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है वो इसका कॉस्ट होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि फ्रेंच ओरिजिन सिस्टम भले ही रिलायबल होते हैं लेकिन इनका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। आपको क्या लगता है, क्या एमका के बाद भारत को फ्रांस के साथ मिलकर 6th जनरेशन फाइटर को डेवलप करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है, जहां लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के 3 बड़े इंडिजिनस वॉरशिप प्रोजेक्ट पर काम तेजी से आगे बढ़ने की बात सामने आई है। अगर इन 3 प्रपोजल का अप्रूवल मिल जाता है तो ये अगले कई दशकों तक इंडियन नेवी की सरफेस फ्लीट के बैकबोन बनने वाले हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट 15C होने वाला है। इसके अंदर अभी इंडियन नेवी 4 नेक्स्ट जनरेशन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को एक्वायर करने वाली है। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 50,000 करोड़ के आसपास होने वाली है और 1 साल के अंदर ही इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इशू किया जा सकता है। ये डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट 15B क्लास के डिस्ट्रॉयर यानी विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर से भी ज़्यादा बड़े, ज़्यादा एडवांस सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, एयर डिफेंस और स्ट्राइक वेपन के साथ आने वाले हैं। दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट 17B होने वाला है, जिसके अंदर अभी 6 एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट को बनाया जाने वाला है। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 40,000 करोड़ के आसपास होने वाली है। इन शिप का कंस्ट्रक्शन मजगांव डॉक लिमिटेड और GRSC के बीच इक्वली डिवाइड किया जाने वाला है। ये फ्रिगेट्स नीलगिरी क्लास प्रोजेक्ट यानी प्रोजेक्ट 17A का सक्सेसर बनने वाला है, जो कि और भी बेहतर स्टेल्थ डिजाइन, एडवांस सेंसर्स और नेक्स्ट जनरेशन वेपन के साथ डेवलप किया जाएगा। अब इनमें से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो होने वाला है वो प्रोजेक्ट 18A क्लास के वेसल होने वाले हैं। इसके अंदर अभी 6 मैसिव वॉरशिप्स को बनाने का प्लान किया जा रहा है, जिनका डिस्प्लेसमेंट 14,000 टन से 15,000 टन के आसपास होने वाली है। ये भारत के अब तक के सबसे पावरफुल इंडिजिनस सरफेस वेसल होने वाले हैं, जिनमें लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और हाई एंड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने वाला है। कुल मिलाकर अगर प्रोजेक्ट 15C, 17B और 18A को अप्रूवल मिल जाता है तो इंडियन नेवी को 16 नए इंडिजिनस फ्रंटलाइन वॉरशिप्स मिलने वाले हैं, जो कि सिर्फ इंडियन ओशन रीजन में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में इंडियन नेवी को ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी देने वाले हैं। और ये वेसल चाइना के वेसल के मुकाबले भी काफी ताकतवर होने वाले हैं। अगला अपडेट टर्की के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से है।
आप सभी को पता होगा कि भारत और चाइना के अलावा टर्की भी S-400 सिस्टम को ऑपरेट करता है, लेकिन अभी कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि टर्की अपने S-400 सिस्टम को किसी तीसरे देश को बेचने की तैयारी कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में टर्की अपनी S-400 सिस्टम को बेचने वाला है, और अगर बेचने वाला है तो किसको बेचने वाला है, और क्या भारत को टर्की से सेकेंड हैंड S-400 सिस्टम खरीदना चाहिए, क्योंकि भारत भी अभी अपनी S-400 सिस्टम को 4 गुना एक्सपैंड करने की प्लानिंग कर रहा है और अभी मिनिमम 20 स्क्वाड्रन S-400 सिस्टम को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है। अब टर्की की तरफ से साल 2017 में रशिया से S-400 सिस्टम को एक्वायर किया गया था, लेकिन इस डील के बाद उसके ऊपर कैट्सा सैंक्शंस लगाया गया था और उसके बाद F-35 प्रोग्राम से उनको बाहर कर दिया गया था। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक टर्की इन सिस्टम को किसी और देश को ट्रांसफ़र करके अमेरिका के साथ अपनी डिफेंस रिलेशन को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस पर अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने नहीं आया है। अब भारत के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अगर टर्की अपनी S-400 सिस्टम को किसी और देश को बेचने की कोशिश करता है या बेच देता है तो इसे भारत पर काफ़ी असर पड़ने वाला है, क्योंकि अभी भले ही भारत एडिशनल S-400 सिस्टम को एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन टर्की शायद ही भारत को S-400 सिस्टम को देने वाला है और इसके चांसेस बहुत कम होने वाले हैं, क्योंकि टर्की अभी ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और टर्की को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि 2025 में हुई लड़ाई में S-400 सिस्टम ने पाकिस्तान को कितना परेशान कर रखा था। इस वजह से अगर वो अपनी S-400 सिस्टम को बेचने की कोशिश करते हैं तब भी वो इसको भारत को नहीं देने वाले हैं। लेकिन वहीं पर अगर टर्की अपनी S-400 सिस्टम को पाकिस्तान को देने की कोशिश करता है, दे देता है, तो तब ये भारत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर भारत के पास जो एडवांटेज मौजूद था वो आगे चल के नहीं रहने वाला है और ये भारत के लिए आगे चल के एक बहुत ही बड़ी परेशानी क्रिएट करने वाली है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट फ्लीट की तरफ से है। अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन की तरफ से अभी भारत को एक अपग्रेडेड C-130J सुपर हर्कुलस एयरक्राफ्ट को ऑफर दिया जा रहा है, जो पहले से भी ज्यादा रेंज, एंड्योरेंस और मिशन कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अपग्रेड की सबसे खास बात है इसमें दिए जाने वाले बड़े अंडरविंग एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट की ऑपरेशनल रेंज और एंड्योरेंस काफी बढ़ने वाली है। इसका मतलब है कि एयरक्राफ्ट बिना बीच में रुके या रिफिल किए लंबी दूरी के मिशन को कंप्लीट कर सकता है, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में और हाई एल्टीट्यूड बॉर्डर एरिया जैसे लद्दाख रीजन में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट में ब्लॉक 8.1 एवियोनिक्स अपग्रेड भी किया जा रहा है। इसमें एडवांस मिशन प्लानिंग सिस्टम, बेहतर नेविगेशन सिस्टम, सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम और मॉडर्न डाटा लिंक सिस्टम मौजूद होने वाली है। यह अपग्रेड एयरक्राफ्ट को नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट के अंदर भी इफेक्टिव बने रहने की कैपेबिलिटी देने वाला है और पायलट की सिचुएशनल अवेयरनेस को बेहतर रखने वाला है। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि इंडियन एयरफोर्स ने अपने पहले C-130J सुपर हर्कुलस एयरक्राफ्ट को साल 2011 में अपने सर्विस में शामिल किया था। तब से स्पेशल फोर्स ऑपरेशन, डिजास्टर रिलीफ और रैपिड डिप्लॉयमेंट मिशन में एक काफी इंपॉर्टेंट रोल को निभाता आया है। लेकिन अभी भारत अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को लद्दाख के साथ साथ अंडमान निकोबार आइलैंड्स और इंडो पैसिफिक रीजन में भी इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में एक्सटेंडेड रेंज C-130J एयरक्राफ्ट जो है वो बिना फॉरवर्ड रिफिलिंग बेस पर डिपेंड किए ही आउट एंड बैक मिशन को कंप्लीट कर सकता है, यानी एक ही बार में जाकर वापस आ सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि लॉकहीड मार्टिन की तरफ से टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर इस एयरक्राफ्ट की मेजर सेक्शंस को भारत में मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया जा चुका है और अभी इसी के साथ ही MTA टेंडर में C-130J का पकड़ और भी मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगला अपडेट भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनाइटेड अरब एमिरेट यानी UAE की तरफ से अभी भारत के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और आकाश तीर एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में सीरियस इंटरेस्ट को दिखाया जा रहा है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल डील अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन इस खबर ने पूरे गल्फ रीजन में चर्चा बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर ये डील फाइनल हो जाता है तो ये सिर्फ एक डिफेंस एक्सपोर्ट का डील नहीं होगा, बल्कि मिडिल ईस्ट में भारत की स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को और भी मजबूत करने वाला है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि गल्फ कंट्री अभी सिर्फ अमेरिका, यूरोप के ऊपर डिपेंड रहना नहीं चाहते हैं। ड्रोन अटैक्स, क्रूज मिसाइल अटैक्स और बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट को देखते हुए वो अभी मल्टीपल डिफेंस पार्टनर के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से भारत एक ट्रस्टेड डिफेंस सप्लायर के रूप में वहाँ पे उभर कर सामने आ रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि सऊदी अरेबिया के डिफेंस एनालिस्ट भी इस डेवलपमेंट को पॉजिटिव नज़रिए से देख रहे हैं
उनका मानना है कि अगर यूएई के पास ब्रह्मोस और आकाश तीर जैसे एडवांस सिस्टम मौजूद होंगे तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी की कलेक्टिव सिक्योरिटी और मैरिटाइम डिफेंस और भी मजबूत बनने वाली है। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे स्ट्रेटेजिक सी रूट की सिक्योरिटी को इससे काफ़ी बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। इसके अलावा भारत का मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मॉडल भी गल्फ कंट्रीज को काफ़ी पसंद आ रहा है और सऊदी अरब अपने विजन 2030 के तहत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लोकलाइज करना चाहता है और भारत के टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप मॉडल को एक अच्छे एग्जाम्पल के रूप में देखा जा रहा है। कुल मिलाकर फिलीपींस के बाद अगर यूएई भी ब्रह्मोस और आकाश तीर सिस्टम को खरीदता है तो भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट जर्नी एक और नए लेवल पर पहुंच सकता है। और ये डील सिर्फ एक मिसाइल का डील नहीं होने वाला है बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन और ग्लोबल डिफेंस मार्केट में भारत की बढ़ती पहचान का भी एक प्रमाण होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।